नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की आज के विचारों के साथ। और आज का विचार जो है हमारे साथ मुंशी प्रेमचंद का है। हम सभी उनके बारे में जानते हैं। सिर्फ खाने सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है लगातार आगे बढ़ते रहने की लगन का। ये लगन मतलब हमारे पास एक लगन होनी चाहिए, कार्य करने के लिए एक निरंतरता होनी चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। तो इसी का नाम जीवन है। सिर्फ खा करके सो जाने का नाम जीवन नहीं है। क्योंकि ठंडी चल रही है इसलिए कोट मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि ठंडी में सबसे ज्यादा मजा खाने और सोने में ही आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी फूडिंग होती है वो ठंडियों में बहुत ज्यादा होती है, नुकसान कम करता है। साथ ही में रजाई हो तो सोने का अपना एक अलग मजा है, और जीवन का सबसे बड़ा आनंद इन्हीं दोनों चीजों में मिलता है। लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, और उसके अंदर हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर एक बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और काम करने की अपनी एनर्जी का अपना मजा है। और अपनी लगन को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के रिवीजन की। माघ बिहू या भुगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है? तो यह असम में मनाए जाने वाला मकर संक्रांति है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। एक बहुत ही अच्छा मैप मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप सभी लोग उसको एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि लगभग चीजें हम उसके बारे में जानते हैं। हॉकी विश्व कप शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है उड़ीसा के स्टेडियम में। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखना, विकासशील देशों की यहाँ पे बात हो रही है, विकसित देशों की बात नहीं हो रही है। और उन्हें हमें क्या प्रदान की जाएगी? चिकित्सा आपूर्ति। तो विकासशील देशों को भारत जो चिकित्सीय आवश्यकताएं होती हैं आपदा वगैरह के समय पे, वो उसके लिए एक अलग से परियोजना चालू करी जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। ठीक है, तो ये तीन फैक्ट्स हैं, इनको आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यदि पेपर में आता है तो आपसे या तो आरोग्य मैत्री पूछ लेगा, या तो पूछेगा किस प्रकार की आपूर्ति के लिए ये आरोग्य मैत्री शुरू करी गई है। तो चिकित्सीय आपूर्ति के लिए शुरू करी गई है। किन देशों के लिए? पड़ोसी देशों के लिए या विकसित देशों के लिए, या अलग अलग देशों के नाम दे सकता है, कॉन्टिनेंट्स के नाम दे सकता है। तो हमें याद रखना है विकासशील देशों की यहाँ पे बात हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, वो खोला जाएगा शिलोंग में। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम थे शरद यादव, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये हमारे ही मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से रहने वाले थे। और वहाँ पे बबई गांव है, वहां से थे। उनका वहाँ पे अंत्येष्टि हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में बात करी जब मध्य प्रदेश में जो हुई थी, उसमें पार्टनर देशों की संख्या कितनी थी? 10 थी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गोपियों के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है गोपियों के साथ। और ये है, कितनी गोपियां थी इसमें? 8 गोपियां थी। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश को लगभग 15,42,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का ये भी इंटेंट मिला है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो कार्टेन रेजर का कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, ये भोपाल में किया जाना है। इसका जो महोत्सव होगा ये भी भोपाल में ही होगा, 22 से 24 तारीख के बीच में होगा। और यदि आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, और लगातार आप ये ध्यान रखिए कि जो लोग भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाले समय में जो हमारा एक अनुमान है कि जितनी भी परीक्षाएं अब व्यापम में आयोजित की जाएंगी, उनका सिलेबस आपका देखिए अब यही कॉमन रहना है। और यदि ये हो भी जाना चाहिए, और यदि हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि तैयारी करने वाले एक ही स्टूडेंट्स होते हैं, बार बार सिलेबस बदलने की वजह से उनको अपनी तैयारी का मॉड्यूल चेंज करना पड़ता है। यदि सिलेबस एक बार फिक्स हो जाए, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम लेते रहे, क्योंकि यूपी वगैरह में जहाँ भी ये एग्जाम होते हैं सभी जगह में सिलेबस कॉमन रहता है। और वो अपने ग्रुप बाय ग्रुप उनका सिलेबस पहले से रिलीज कर देते हैं, बता देते हैं कि ये रहेगा, फिर उसके हिसाब से वो एग्जाम लेते रहते हैं। तो यदि आप इसके कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप ये 1496 में कर सकते हैं। ये सब कुछ इसके साथ मिलेगा। लेकिन अलग से लेना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। 899 में नोट्स हैं, 199 में टेस्ट सीरीज है, और 1496 में ये सब कुछ है। ये सारी चीजें आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, या ऐप से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा भारत में 11 से 17 जनवरी तक। तो अब देखिए क्या है कि भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अभी हमारे क्या है, एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 11 से 17 जनवरी तक। सभी को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्घटना में मृत होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, लगभग 2.5 लाख लोग हमारे प्रतिवर्ष दुर्घटना में खत्म हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हम, या उन्हें यदि
अस्पताल पहुंचाया जाए तो उनको हम बचा सकते हैं। तो ऐसी कभी भी घटनाएं होती हैं तो लोगों की मदद जरूर करा करें आप। और क्योंकि अब पुलिस केस का पहले एक डर रहता था, वो अब खत्म हो चुका है। अब पुलिस आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, आपसे पूछताछ नहीं करेगी यदि आप किसी की मदद करते हैं। तो ऐसी कभी भी आपको अवसर मिले, भगवान ना करे मिले, लेकिन यदि मिलता है तो कभी भी हमें इस चीजों से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है, ये क्या हुआ है कि अभी जो हमारे यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, मतलब हमारा जो विभाग है, इसकी 2020 में स्वीडन में अभी एक वैश्विक लक्ष्य 2030 के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये तीसरा सम्मेलन था। वहां पे भारत ने क्या किया है कि भारत ने 2030 तक, आपसे पेपर में शायद पूछा भी जाए, तो वर्ष 2030 तक भारत शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसलिए बार बार जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, आप देख रहे होंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आप लोगों के लिए स्कूल में भी अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं और कॉलेजों में भी चल रहे हैं, सभी को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है। अभी हाई कोर्ट ने भी हेलमेट के लिए कहा हुआ है कि आप इसको कंपलसरी करिए। भारत ने क्या किया, ब्राजील में जो एक सड़क सुरक्षा द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ था, वहां पे किसकी घोषणा हुई थी, ब्रासीलिया घोषणा हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और दुर्घटना में जो मृत्यु दर है उस पे कमी लाने की कोशिश करेगा। केंद्र सरकार ने एक सुंदरम समिति बनाई गई थी, सुंदर समिति का नाम याद रखना है, 15 मार्च 2010 को बनाई गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की मंजूरी दी गई थी। और वर्तमान में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो विवादों में भी रहा है, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं फाइन लग रहे थे वो 5,000 रुपए से स्टार्ट हो चुके थे, यानी हेलमेट ना पहनने पे भी 5,000 रुपए का फाइन तक लग रहा था, जिसका काफी विरोध भी किया था, कई राज्यों ने लागू नहीं किया अपने यहाँ। तो ये हमारे यहाँ लागू हो चुका है और इसके अंतर्गत किशोर ड्राइविंग भी क्या है, दंड का प्रावधान है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिकेट से। तीन महिलाएं हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक साथ अंपायरिंग करके एक इतिहास बनाया है, और वो महिलाएं कौन है, वो है आपकी सबसे बढ़िया बात वृंदा राठी हैं, जननी नारायण हैं और गायत्री वेणुगोपालन है। तो वृंदा है, जननी है और गायत्री है, ये तीनों ने क्या किया है, अभी एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। तीनों ने एक साथ रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली क्या कहते हैं महिला अंपायर बनी है। और ये मैच जो हुआ था झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच हुआ था जमशेदपुर पे, जहां पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। आगे की तरफ बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 से। यूएई ने 21 से 28वें जलवायु सम्मेलन यानी COP28 का अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ये पहली बार हुआ है, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर हैं जिन्हें अगला क्या किया है, अध्यक्षता दी गई है। और सुल्तान अहमद जाबेर जो है संयुक्त अरब अमीरात है, वहां की जो आयोजन होने वाला है COP28 का, वहां पे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और ये सम्मेलन जो होने वाला 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित किया जाएगा। और ये कॉप 28 के मतलब सीओपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सीईओ भी हैं। और इनका जो है तेल का बहुत बड़ा बिजनेस है और एडनॉक इनकी एक कंपनी है। कॉप 27 की बात करें तो इसका जो आयोजन किया गया था ये इजिप्ट या मिस्र में शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। और हमारे यहाँ से इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, जो हमारे प्रतिनिधित्व किया था, वो हमारे यहाँ के केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इस पर क्या हुआ है कि यूएनडीपी जो संयुक्त राष्ट्र है विकास कार्यक्रम है, इन्होंने 14 नवंबर 2022 को इन अवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है, इसी के परिप्रेक्ष्य में शुरू किया गया है। COP27 का जो विषय था वो लोगों और ग्रह के लिए उद्धार, डेवलपिंग द पीपल ऑफ एंड पीपल एंड प्लानेट। पहला जो कॉप 1995 में किया गया था, बर्लिन में किया गया था, जर्मनी में आयोजित किया गया था। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, देश में स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है ये कब से कब किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है 10 से 16 जनवरी तक। और स्टैंड अप इंडिया का क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है, स्टैंड अप इंडिया का कब घोषणा की गई थी, तो अब जो है स्टार्टअप इंडिया का काफी ज्यादा सरकार प्रचार कर रही है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। 10 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा 2023 में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। और इसके लिए एक अलग से विभाग भी बनाया गया है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, और इसके द्वारा इसका स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश में भी आप बात करेंगे 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2015 में करी थी। और कि 16 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाएंगे। और स्टार्टअप है क्या, देखिए पहली बात तो ये कि स्टार्टअप
की यदि आपसे डिफिनेशन कभी पूछी जाए तो ये ध्यान रखना है कि एक इकाई यानी एक कंपनी है जो कि 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी उसका जो पंजीकरण है वो 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी वित्तीय वर्ष में उसकी जो आमदनी है वो 25 करोड़ रुपए से ऊपर अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 25 करोड़ के अंदर उसकी इनकम होनी चाहिए, 5 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में वो प्रौद्योगिकी बौद्धिक संपदा से नवी जो कोई नया उत्पाद है, नवाचार है, उसको क्या करनी चाहिए, उस दिशा में कार्य करने वाली होनी चाहिए। और भारत में अभी लगभग 108 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। 101 जो यूनिकॉर्न था वो हमारे ही विभाग से जुड़ा हुआ था, फिजिक्स वाला है उनका हुआ था। वो 101 यूनिकॉर्न था भारत का और रजिस्टर्ड हुआ है उसके रूप में। इसके बाद लगातार हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती गई है। वर्तमान में यदि बात करें तो 108 नंबर यूनिकॉर्न्स हैं हमारे यहाँ। वर्तमान में विश्व में भारत तीसरे नंबर पे चल रहा है। यूएसए, चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है और इसमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो सेक्टर है जिसपे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि यूनिकॉर्न्स बने हैं। यूनिकॉर्न्स होते क्या है, जिनकी जो वैल्यू है वो $1 मिलियन के आसपास हो जाती है, उनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। फ्रेश स्टार्टअप होना चाहिए। तो दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ है, तो वो है इंडिया की आईटी सिटी में, वो है बेंगलुरु में। हमारे यहाँ जो यूनिकॉर्न्स का हब है वो बेंगलुरु है, ठीक है। और बात करी जाए यहाँ पर तो अभी जो डीपीआई आईटी है, इन्होंने भारत की जो स्वतंत्रता 75वीं वर्ष हम लोग जो मना रहे हैं, इसमें 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई थी इस समय पे। और स्टार्टअप इंडिया का जो अभियान शुरू हुआ था ये 16 जनवरी 2016 को हुआ था। और ये जो आता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो हमारे यहाँ, उसका एक विभाग है डीपीआईआईटी, इसके अंतर्गत आता है। और इसके लिए सरकार ने एक मार्ग नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर जो कोई क्या कहते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए होती है तो वो इस मार्ग पोर्टल के माध्यम से उनको मिलती है। और इसमें आपको बहुत सारे जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपको आपके स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की गई है इसी G20 के अंतर्गत। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स जो है 20 के नाम से इसमें बनाए गए हैं। तो स्टार्टअप 20 जो एंगेजमेंट ग्रुप है, इसमें क्या है, नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि भारत क्या है, इसमें वैश्विक स्तर पे G20 में समिट होने वाली है, बहुत सारे देशों के साथ हमारी बातचीत होगी। तो इन्हीं बातचीतों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जब सभी लोग आ ही रहे हैं तो हमारे स्टार्टअप्स को भी इसमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अभी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कई जो स्टार्टअप है, एक तो आपके चाय सुट्टा बार हो गए अभिनव दुबे का, ठीक है, कबाड़ी वाला हो गए, इनको सभी को क्या किया था, मंच दिया गया था। इन्होंने अपने जो परेशानियां होती है कि स्टार्टअप को, वो सरकार के साथ साझा करी थी और सरकार से सहयोग मांगा था। और सभी के सभी ये अंडर 30 हैं जिनका ये स्टार्टअप है। तो 108 यूनिकॉर्न्स भारत के पास इस समय हैं। और इनकी जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2016 में हमारे यहाँ 471 स्टार्टअप थे। वर्तमान में 2023 में 86,456 हो गए हैं। और जो सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं 5 मई 2022 तक, 100 से अधिक यूनिकॉर्न उस समय हमारे पास थे। उनकी जो कुल वैल्यू थी 332.7 अरब डॉलर थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में, पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम राडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा गया था। तो उन्होंने बताया कि हम 2025 तक हम अपना एक अच्छा नेटवर्क तैयार कर देंगे, मौसम विभाग का डॉपलर से पूरा केंद्रित कर देंगे। तो जो हमारे पास एक जानकारी है मौसम से संबंधित, अभी कई बार फेल हो जाती है, खासतौर से मौसम विभाग जब घोषणा कर देता कि बहुत बारिश होगी तो अगले 4-5 दिन बारिश ही नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम जाती है। तो जैसे जैसे ये राडार सिस्टम लग जाएंगे, स्थापित कर दिए जाएंगे, तो हमारे यहाँ एक सटीक जानकारी मिलने लगेगी। और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो हमारे यहाँ किसानों को मिलेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इसकी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम आपदाओं के बारे में या मौसम के बारे में यदि जो हमारे यहाँ का मौसम विभाग है सटीक जानकारी देने लगेगा, तो किसानों को एक आइडिया हो जाएगा इस बार बारिश कैसे होने वाली है, कब क्या कैसा होगा। तो उनको कृषि में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो सरकार ने बोला है कि अब हम 2025 तक पूरे देश में जो भी भविष्यवाणियां होती मौसम की घटनाओं से संबंधित, हम सटीक भविष्यवाणी करेंगे, बिल्कुल नियर अबाउट करेंगे। और वर्तमान में 2013 में भारत में 15 डॉपलर थे, 2023 में बढ़कर के 37 हो जाएंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे ये लगाए जाएंगे। और अगले 2 से 3 वर्षों में 25 और राडार स्थापित करेगा, तब जाकर के संख्या जो हो जाएगी देश में इसकी 62 हो जाएगी।
यदि आप बात करोगे डॉपलर मौसम रडार की, तो ये क्या होता है कि विशेष प्रकार का राडार होता है। इसमें क्या होता है, दूरी पर वस्तुओं के बारे में जो वेलोसिटी डेटा उत्पन्न करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है, और इसे परवलिस डिस एंटीना या फोम सैंडविच गोलाकार रडोम का उपयोग करके लंबी दूरी के जो मौसम के पूर्वानुमान होते हैं, उनकी निगरानी में सटीकता होती है, उसको सुधार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और जो राडार होता है, इसका फुल फॉर्म इसका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। एक प्रकार का उपकरण है जो स्थान, ऊंचाई, तीव्रता, गति इन या गैर गतिमान वस्तुओं इन सब की गति की पता लगाने के लिए माइक्रोवेव जो क्षेत्र होते हैं वहां पर उसको रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, और वो विद्युत जो उनकी जो तरंगे होती हैं उनको उपयोग करके जानकारी देता है। ठीक है, डॉपलर की बात करें तो ये एक तरंग स्रोत है। इससे प्रेक्षक के बीच जो सापेक्ष गति होती है उसके दौरान जो तरंग आवृत्ति होती है उसमें परिवर्तन होता है, उसको क्या करता है, काउंट करता है। और इसकी जो खोज करी थी वो जोहान डॉपलर ने करी थी, जिन्होंने इसे तारों के प्रकाश के बढ़ने या घटने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया, जो तारे के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, और इसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं, यदि आप एमपीपीएससी प्री 2022 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे चल रही है। 50 टेस्ट इसके अपडेट कर दिए गए, जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया उनको जानकारी दे देते हैं। 50 टेस्ट इसके अपडेट हो चुके हैं 100 में से। आप सभी इसको कभी भी कितनी बार भी दे सकते हैं, और 100 टेस्ट में से 50 हो चुके हैं। जल्दी आपके अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये भी इसमें लगभग 80 से 90 टेस्ट आपके अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद रह जाएगी जो आपकी एफएलटीज रह जाएंगी, तो एफएलटी भी लगातार की जाएंगी। जो करंट अफेयर रहेंगे, आपके करंट अफेयर जो साथ के टेस्ट रहेंगे, तो क्योंकि एग्जाम जो है मई में डिसाइड है, तो 2 करंट अफेयर आपके मई में फर्स्ट वीक में अपडेट होंगे, जिसमें अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। ये 499 की टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1496 रुपए में आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, वीडियो नोट सब कुछ इसके साथ आपको मिलेगा। आगे की तरफ शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। निम्न में से कौन स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग के मामले में लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बना है? तो ये बिना है मध्य प्रदेश का विदिशा। यहाँ पर क्या, मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा, जहां पर अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप्स है, इसके द्वारा एक 5G से उपयोग से संबंधित एक स्टार्टअप शुरू किया गया था, जिसकी तैनाती उस जिले में की गई है। और ये भारत का पहला जिला बना है जहां पर 5G से जुड़ा हुआ एक स्टार्टअप्स को तैनात करने के लिए, मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए पूरी तरह से क्या किया गया, परमिशन दिया गया। और ये किन विभाग के द्वारा, किस यानी किस विभाग के अंडर गाइडेंस में स्टार्ट हुआ है, यदि आप बात करेंगे तो ये हमारे यहाँ का जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट यानी टेलीमैक्स है, सी डॉट है, और दूरसंचार विभाग यानी डॉट, इन दोनों ने मिलकर के इसकी जिला प्रशासन का सहयोग लेकर के इसकी स्थापना करी है। और दूर से देखिए, हर विभाग का अपना एक उद्देश्य होता है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ का जो दूरसंचार विभाग है, इसका उद्देश्य ये है कि जो समुदाय है हमारा, जो वहाँ का समुदाय मतलब कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पे डिजिटल जो संचार तकनीकी है इसको, और साथ में जो एमएसएमई है, जो लघु उद्योग है, इनके बीच जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, या इनके बीच में क्या किया जाए कि जैसे इस स्टार्टअप के माध्यम से जो एमएसएमई है और दूरसंचार है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करेगा, उनको बीच में सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही में जो हमारा टेलीकॉम स्टार्टअप और एमएसएमई मिशन है, टीसम है, साथ में 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसे वीईपीपी कहा जाता है, इसके माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है आगे। अब इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे, जैसे देखिए पहली बात तो ये है कि जो हमारे एमएसएमई है और साथ में जो दूरसंचार है, अब स्टार्टअप से 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जब इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सामाजिक रूप से भी पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी पड़ेगा। सामाजिक रूप से देखिए क्या प्रभाव पड़ता है कि आप खुद अवेयर हो सकते हैं कि जब से 4G आया है, इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे नए इनोवेशंस हुए हैं, जो आज ये यूनिकॉर्न्स तैयार हो रहे हैं। 108 108 यूनिकॉर्न्स हमारे देश में हैं। आप अपने ही बीच में देख लीजिए, जो हमारे यहाँ आज एजुकेशन चैनल्स हैं, आप लोगों तक शिक्षा काफी आसानी माध्यम से पहुंच रही है, इतनी इजीली पहुंच रही है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान 4G का है। क्योंकि पहले क्या था कि हम लेक्चर्स नहीं देख पाते थे, यूट्यूब का उतना यूज नहीं था, उससे काफी सारे लोगों को फायदा हुआ है। बहुत सारे स्टार्टअप जो है यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट हुए हैं, तो ये एक सामाजिक बदलाव भी है। दूसरा, इसमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, बहुत सारे लोगों को इससे क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है। बहुत सारे लोग ब्लॉग्स चला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोग की आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग, उनकी वो पूर्ति करते हैं। तो ये सारी चीजों को फायदा मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। तो G20 के अंतर्गत थिंक 20 यानी T20 की 2 दिनी बैठक का आयोजन हो रहा है। 2 दिनों की बैठक होने वाली है, और ये होने वाली है भोपाल में, और ये शुरुआत हो चुकी है।
और इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के थिंकर्स आएंगे, अपने विचार रखेंगे, और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो विषय रखा गया है इसमें पर्यावरण से जुड़ा हुआ रखा गया है। पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलम युक्त वैश्विक सुशासन, इस विषय पर लगभग काफी सारे बुद्धिजीवी आएंगे, अपने अपने विषय पर क्या करेंगे, पेपर प्रेजेंट करेंगे, शोध प्रस्तुत करेंगे, बैठकें होंगी कि किस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक जीवन शैली, साथ में नैतिकता भी होनी चाहिए उसके अंतर्गत, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। बात करी जाए तो लगभग 94 अंतरराष्ट्रीय देश होंगे, भारत के अलग अलग प्रदेशों से 115 लगभग 100 स्थानीय प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे, और अलग अलग लेवल पे बैठक होगी। ठीक है, इसमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वीमन डेवलपमेंट, फास्ट ट्रैक प्रोग्रामिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ समाहित किया गया है। और ये 2 दिवसीय बैठक है, भोपाल में आयोजित होने वाली है, 16-17 जनवरी को ये आयोजित की जाएगी। और इसमें जो विषय रखा गया है, जीवन मूल्य और प्रसन्नता के लिए वैश्विक सुशासन, वित्त और तकनीक के सहयोग के लिए रूपरेखा। इतना लंबा आपसे हो सकता नहीं पूछेगा, लेकिन जो इसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, भोपाल में, याद रखना है। ठीक है, T20 है क्या, ये थिंक 20 जो है G20 समूहों में से एक समूह है, जिसको वर्ष 2012 में मैक्सिकन प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च किया गया था। यह G20 के लिए आइडिया बैंक के रूप में काम करता है, इसमें आइडिया निकल करके आते हैं, जिसपे फिर आगे प्रोसेस होती है, काम किया जाता है। ये विचारों को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 में, मध्य प्रदेश के युवा जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है शिवम मिश्रा। और इसको क्या है, मतलब हमारे भारत का जो युवा एवं खेल मंत्रालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है युवा महोत्सव के अवसर पर, और अनुराग ठाकुर के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। शिवम जो है मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं, नरसिंहपुर जिले के हैं, और गांव है उनका चावरपाटा, वहां से रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या है कि अभी कोविड के समय में इसके अलावा भी पर्यावरण हो या समाज सेवा हो, इस पे काफी सारा इन्होंने कार्य किया है, जिसके कारण एक युवा को इसमें दिया जाता है 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु वाले वक्त। ठीक है, और पूरे देश से लगभग 25 व्यक्तियों को दिया जाता है, और 10 स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाता है, और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, इसमें इन्हें जो व्यक्तिगत रूप से जिन्हें दिया जाता है उन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, जो संगठन होते हैं उन्हें 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, इसकी जो हमारे यहाँ युवा दिवस की शुरुआत हुई थी 1984 में हुई थी, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी उसके ठीक 10 साल बाद 1995 में हुई थी। 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है, ज्यादातर जो हमारा 12 जनवरी होता है युवा दिवस होता है, वहां से लेकर के 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। और जो समाज सेवा के क्षेत्र में या राष्ट्र के विकास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश से शिवम मिश्रा को मिला है। अब आज का प्रश्न, 9वां प्रश्न, कोल बेड मीथेन के उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। अब बात करी जाए यदि कोल बेड मीथेन की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CBM कहा जाता है, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, और सरकार का लक्ष्य है कि हम इसे 10 गुना वृद्धि तक लेकर के जाएंगे। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश में शहडोल और अनूपपुर जिले में, जहाँ पे कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं। अभी वर्तमान में ये सीए जो है एक प्राइवेट जो कंपनी है उसको दिया गया है, रिलायंस भी इसमें है साथ में, उसको भी इसको दिया गया है। ठीक है, खनन के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मीठी गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या होती है, अनुपस्थिति के कारण इसे मीठी गैस भी कहा जाता है। और इसका जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सीमेंट और मेथनॉल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका आगे चल करके इसका क्या, बहुत सारे प्रयोग इस पे से रिसर्च की जा रही हैं, और आने वाले समय में इसको एक CNG के रूप में, जो ऑटो ईंधन होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाएगा। और ये जो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो CBM है वो किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो हमें ये याद रखना है, यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अब वर्तमान में भारत में लगभग 12 राज्य हैं जहां पर CBM की उपस्थिति पाई गई है, भंडार पाए गए हैं। विशेषकर जो हमारे यहाँ का गोंडवाना निक्षेप है वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा है। और वर्तमान में सर्वाधिक जो उसका उत्पादन किया जा रहा है झारखंड के रानीगंज में, झारिया में, और बोकारो की जो कोल फील्ड है वहां पर इसका किया जा रहा है। और सरकार आगे आने वाले समय पे जो दामोदर कोयला घाटी है, साथ में सोन घाटी है, यहाँ पर भी इसका उत्पादन क्या कर रही है, प्रारंभ कर रही है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की, निम्न में से कौन सा जिला मछुआरों के लिए निषाद राज भवन बनाने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम जिला बना है, तो ये बना है मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला। और ये निषाद राज भवन एक्चुअली में क्या होता है, आप मोटा मोटा ये जान लो। निषाद राज से कई योजनाएं चल रही है, निषाद राज छात्रवृत्ति योजना भी चल रही है। क्या होता है, कई बार जो मछुआरे होते हैं
ये लोग क्या होता है जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उस समय मौसम खराब हो जाता है और ये अपने कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी लेकर के जाते हैं, तो जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये इनके लिए एक छोटा सा घर बनाया जाता है जहाँ पे ये अपनी वस्तुएं रख सकते हैं, वो गीली नहीं होगी, बारिश वगैरह में आकर के यहाँ पे छिप सकते हैं। अब क्या होता है ये लोग मछली पकड़ करके तो लेट लौटे, फिर घर नहीं जाते या फिर इन्हें सुबह निकलना होता है, तो मछलियां चोरी होने का भी डर रहता है, तो इस वजह से ये वही नाव में ही पड़े रहते हैं, कई बार इनकी मृत्यु भी हो जाती है इन सब वजहों से। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान पे रख करके ये निषाद राज भवन बनाए जा रहे हैं, और ये जो वहाँ की कलेक्टर साहब हैं उनके विशेष सहयोग से ये बना है, उनका विशेष योगदान इसमें रहा है, और लगभग उस जिले में 101 फिश यार्ड बनाने की स्वीकृति मिली है। ठीक है, फिश यार्ड इनको बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका नाम रखा गया निषाद राज भवन। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमने आपको एक प्रश्न दिया था, कुंठार जिला, गढ़कुंटार किला ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गढ़कुंटार जो किला है, तो काफी सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, निवाड़ी जिले में आता है। इसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी एक प्रोग्राम भी उस पर ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें जयंती भी मनाई गई थी, उस टाइम पे हमने आपको पढ़ाया था। आप सभी के आंसर काफी अच्छे थे, और ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी जो है 7240, इन्होंने काफी अच्छी जानकारी शेयर करी थी। इसके अलावा शमशेर है, नीलिमा है, नजमीन है, मॉन्स्टर ऋषि है, आप सभी लोगों ने जानकारी शेयर की। काफी सारे फैक्ट्स हैं, जो आवश्यक फैक्ट्स थे यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए हैं आपके द्वारा, ज्यादा कुछ बताने को विशेष रह नहीं जाता। तो आप सभी लोग जो करंट अफेयर देखते हैं, इनको एक बार रीड कर लेंगे तो ये जो किला है इसके पूरी जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं वहां पे। और इतना मैं कह सकता हूँ, आप प्रश्न गलत करके फिर नहीं आएंगे, क्योंकि सभी ने सही, बिल्कुल सही जानकारी शेयर करी है, उसके बारे में हमने आपको बताया भी था। थोड़ा सा मोटा मोटा जानकारी दे देता हूँ, आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हमारे मित्रों ने लगभग यही जानकारी आपको वहां पे शेयर की। तो ये है आपका गढ़कुंटार किला। ठीक है, ये आता है निवाड़ी जिले में, और उसी के पास पे बना हुआ है। तो पूर्व समय में जो गढ़कुटार था, वो ये 11वीं शताब्दी के आसपास जो जुझैती प्रदेश था, उसे जुझैती प्रदेश कहा जाता था बुंदेलखंड का, तो इसकी राजधानी रहा है। 1182 ईस्वी में महाराज जो खेत सिंह खंगार है, इन्हीं की जयंती मनाई गई थी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वहां पर गए थे प्रोग्राम पे, और इस पे छुट्टी का भी, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती पे छुट्टी की भी डिमांड करी गई थी, तो उसकी भी उन्होंने वहां पे घोषणा करी है। और इसको पर्यटन विभाग के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप भी किया जा रहा है। तो ये चंदेलों के समय में एक सैनिक मुख्यालय था। बाद में महाराजा खेत सिंह खंगार के द्वारा इसमें एक दुर्ग का निर्माण कराया गया था, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान के प्रमुख सामंत के रूप में प्रसिद्ध थे और वीर थे। और खेत सिंह जो है, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि इनकी जो किस राज्य के राजा के पुत्र थे, तो ये याद रखना, ये खेत सिंह जो थे गुजरात राज्य के जो राजा रूड़देव थे उनके पुत्र थे, गुजरात से इनका संबंध रहा है। रूड़देव और पृथ्वीराज सिंह चौहान के जो पिता है सोमेश्वर सिंह, इनके पहले काफी अच्छी मित्रता थी। इसके बाद क्या हुआ, जो खेत सिंह या पृथ्वीराज सिंह चौहान की सेना में सम्मिलित हो गए, क्योंकि उनके बचपन के मित्र थे। खेत सिंह की जो गिनती है पृथ्वीराज चौहान के जो महान सेनापति हैं उनके रूप में की जाती है, और इस बात का यदि आपसे कभी पूछा जाए उल्लेख कहाँ है, तो याद रखना है चंद बरदाई के राशों में है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, आपसे कभी पूछ लिया जाए, यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ में डाल दूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो जो भी मोटे मोटे फैक्ट्स हैं आप अपनी एमपी की बुक पे कहीं पे भी कॉर्नर पे एक जगह बना करके उसको नोट कर लेंगे। मेंटोरशिप का प्रोग्राम की एक क्लास अभी दांगी सर के द्वारा पिछले दिनों ली गई है, ये सोमवार की शाम को ली गई है, और जिन्होंने भी लाइव ज्वाइनिंग करी थी उनको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। और इसका शेड्यूल भी फर्स्ट वीक का यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, टारगेट्स अपडेट कर दिए गए हैं। और इसकी जो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग बोलते हैं क्योंकि कोरोना टाइम में काफी चली थी, जूम क्लास है, वो चलती रहेगी आपकी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल भी इसका बना दिया गया, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वहां पर भी जानकारी आपको भेजी जाएगी। इसमें कुछ और भी हम नया करने की सोच रहे हैं, अब 2-3 दिन से आने वाले समय में आपको इसके बारे में अपडेट्स मिल जाएंगे। ये आप जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं या जानकारी चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, ये डेट वाइज नहीं है, ये डे वाइज है। आप डे फर्स्ट आपका उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से आप शुरुआत करते हैं, और आपको अगले 45 दिनों का इसमें संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करने के टारगेट्स दिए जाएंगे। साथ में हम फॉलो भी करेंगे कि आप उसमें कितना आगे बढ़ रहे हैं, और आप खुद से फॉलो कर सकते हैं आप प्री की टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि आपने उसमें पढ़ाई कितनी करी है, क्या क्या चीजें उसमें आपकी गड़बड़ हुई है। साथ में किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जा रही है तो उसके लिए भी आपका एक अलग से स्टडी प्लान रहेगा, टीचर्स के साथ आपका कन्वर्सेशन होगा,
आप वहां पे कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। आपकी पढ़ाई को हम पूरी तरह से बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा पढ़ना आपको ही है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज का होमवर्क। अजयगढ़ का किला निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित है? ठीक है, अजयगढ़ का किला है, कहाँ पर है आपको जानकारी होनी चाहिए। अब वो जगह है, किला किस पर्वत श्रृंखला में आता है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। चोटी के बारे में आपको नहीं लिखना कि चोटी का नाम क्या है, लेकिन किस पर्वत श्रृंखला में आता है आपको ये बताना। विंध्याचल पर्वत में आता है, सतपुड़ा पर्वत में आता है, अरावली में आता है या नीलगिरी पर्वत में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर नीचे की तरफ देना है और अजयगढ़ के किला के बारे में आपको जानकारी देनी है। विंध्याचल पर्वत के बारे में आप जानकारी देने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको फोकस करना है अजयगढ़ के किला के बारे में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और करंट अफेयर्स की फिर हमारी जो मुलाकात होगी आपकी कल के करंट अफेयर में होगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें।